हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्यक्तियों के समूह के बेसिस पर जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें हमने इंट्रापर्सनल, जो व्यक्ति खुद स्वयं से बातचीत कर रहा है, उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन होता है। फिर इंटरपर्सन पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन, मतलब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वर्बल देखा था और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम देख चुके थे। आज हम देख रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इंटरपर्सनल का ही ये एक्सपांड रूप होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है ये उसका विस्तृत रूप है अंतर व्यक्ति संचार का, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन हम देखते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो या अधिक लोग, मतलब यहाँ पे कम से कम दो से ज्यादा ही होना चाहिए, दो या अधिक लोग एक साथ किसी विषय पे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। यहाँ पे संवाद होता है जिसमें वो क्या करेंगे, अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को, अपने जो भी इमोशंस है, जो भी फैक्ट्स है, उनको आपस में साझा करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मान जैसे राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार किया जा रहा है, वर्कशॉप लगाई जा रही है ना, सार्वजनिक व्याख्यान हो रहा है, सभाएं हो रही है, यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ समूह चर्चा का ये उदाहरण माना जाएगा। ठीक है। ये एक ये अंतर व्यक्ति संचार जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसका एक विस्तृत रूप होता है। अंतर व्यक्ति संचार में क्या होता है? सिर्फ दो लोग व्यक्ति शामिल होते हैं, मतलब कम से कम दो लोग व्यक्ति शामिल होते हैं उसमें। अगर वो एक दो से ज्यादा होता है तो वो समूह संचार में मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे कम से कम समूह में होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे दो है, मतलब यहाँ पे ये अनिवार्य है कि दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि है बहुत सारे लोग लेकिन भागीदारी नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही बोल रहा है। यहाँ ऐसा है, समूह चर्चा में ये जरूरी है कि जो दो से अधिक व्यक्ति है उनका आपस में भागीदारी अनिवार्य, चर्चा करना, आपस में शेयरिंग करना जरूरी होता है। ये समूह में होना जरूरी होता है, इनके बीच संवाद। और समूह कितना हो सकता है? 3 लोगों का हो सकता है, 5, 10 या उससे अधिक लोगों की, मतलब कितना भी, लेकिन दो से ज्यादा जो होंगे वो समूह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। जो एक ही विषय पर, एक ही मतलब एक ही समय में किसी विषय पर बातचीत करते हो। ठीक है। जैसे अगर ऑफिस में मीटिंग की जा रही है जहाँ पे 5 से 10 लोग एक ही टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये समूह संचार का उदाहरण होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी अब ये समस्या है कि जो समूह संचार में ना कई बार शोर की समस्या बहुत उत्पन्न हो जाती है। शोर मतलब ऐसा कि यहाँ कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है जो संचार की प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है ना। ये जो बाधाएं होती है शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय किसी भी तरीके से हो सकती है ना। तो जैसे फिजिकल नॉइज कैसी होगी? बाहर से आवाजें आ रही है, ट्रैफिक का शोर आ रहा है, तो यहाँ हमारे जो विचार विमर्श उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल नॉइज, सुनने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है वो नहीं पता, मतलब यहाँ मानसिक रूप से इफेक्ट हो रहा है, सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं उसको, यहाँ चर्चा चल रही है लेकिन माइंड कहीं और है या उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल नॉइज भी होता है, जैसे मौसम या वातावरण से उत्पन्न शोर, तो जिसके कारण क्या है, ये ग्रुप डिस्कशन में बाधाएं उत्पन्न होती है। अब जो ग्रुप कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं देख लेते हैं। तो देखो, ग्रुप डिस्कशन है ना, सामूहिक वाद विवाद हो रहा है, जैसे स्कूलों में जनरली वो वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है ना, तो या कक्षा में छात्रों के बीच चर्चाएं हो रही है, सामूहिक वाद विवाद हो जाता है। फिर ग्रुप ग्रुप ऑब्जर्वेशन इन थिएटर्स में जो है उसमें मतलब जो अगर कोई नाटक या फिल्म देखते हैं सब एक साथ मिलकर, और फिर उसके बाद अपने समूह में, ग्रुप में अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। ठीक है। तो वो भी होता है। फिर सिनेमा और फोरम में जो फिल्म दिखाई जा रही है, लोगों को एक साथ फिल्म देखना, किसी मंच पर सामूहिक चर्चा करना, विचार विमर्श करना, है ना।
फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनका भी उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। इसमें भी क्या होता है, बड़ी संख्या में लोग एक साथ जुड़े रहते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये क्या हुआ, है ना, एक बड़ा ग्रुप में के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये भी इसकी इम्पोर्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अब क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब ग्रुप कम्युनिकेशन अगर देखें तो इसमें सबसे पहले क्या, समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग मिलकर समस्या पे चर्चा करते हैं तो समाधान मिलने की संभावना अधिक होती है ना। और फिर जैसे किसी के पास लिमिटेड नॉलेज है, दूसरे के पास लिमिटेड है, जब आपस में शेयर करते हैं तो सूचनाओं का विस्तार होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं मिलती है ना, विचार तेजी से फैलते हैं, ठीक है। और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं तो उनके साथ एक साथ आने पर निर्णय लेना अधिक सार्थक हो जाता है। इसके कुछ साथ ही साथ इसमें चैलेंजेस भी होते हैं कि शोर ज्यादा होता है, व्यवधान ज्यादा होता है, समूह का आकार भी इफेक्ट करता है ना। तो बड़े समूह में क्या होता है कि कम्युनिकेशन कठिन हो जाता है, कि सभी लोग अपनी अपनी बात करने लगते हैं, या तो ढंग से बातचीत नहीं होगी, या फिर हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिलता है यहाँ, ठीक है। फिर मतभेद भी हो जाते हैं ग्रुप में, सब अलग अलग विचार वाले लोग एक साथ हो जाते हैं और विचारों में फिर टकराव हो जाता है। तो इस प्रकार से इफेक्ट भी पड़ता है इसमें, ठीक है। फिर जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार विमर्श, गोष्ठी, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान तथा सभा आदि में विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे समूह चर्चा कहते हैं, मतलब जो बड़े लेवल पे हो रहा है ना। यह संचार अंतर व्यक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। इस संचार में दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इस संचार में शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि धीमा और व्यवधानपूर्ण होता है, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पे ये है कि समूह संचार में दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। यहाँ पर क्या है, सभी का भागीदारी जरूरी, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी यहाँ पे आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें शोर का ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बाहरी आवाजें, ये बहुत इफेक्टिव होता है। और अगर नॉइस होती तो इसके कारण क्या होता है कि जो शोर या अधिक लोगों के कारण क्या हो जाएगा, जो ये फीडबैक है वो उसकी गति धीमी हो जाती है ना। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट है, अब है मास कम्युनिकेशन। अब है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। तो जनसंचार शब्द का निर्माण दो शब्दों से, जन और संचार से हुआ है। इसमें जन का मतलब क्या हुआ, भीड़ या जनता होता है, और यानी बड़े समूह में लोगों का संदर्भ किया गया है यहाँ पे। और संचार का अर्थ होता है विचार, भावना, जानकारी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो इस प्रकार क्या हुआ, जनसंचार का अर्थ हुआ बड़े पैमाने पर लोगों के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। अब जो जनसंचार है इसमें इसका क्या विशेषता हो सकती है, तो देखिए जनसंचार में क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़े जन मतलब जनता, भीड़ को क्यों संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, व्यापक पहुंच होती है। जब इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसका उद्देश्य एक ही समय में क्या है, हम बड़े पैमाने पर लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना। इसका प्रयोग करोड़ों लोगों तक भी एक ही संदेश पहुंचाने तक के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब जनसंचार के लिए विभिन्न माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र। ये क्या है, जनमानस, ये जो जनसंचार का सबसे बड़ा जो, क्योंकि हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हर कोई टेलीविजन देख रहा है, न्यूज देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, इंटरनेट चला रहा है, सोशल मीडिया आदि, ये सब क्या है, ये माध्यम जो है, ये सब मतलब बड़े लेवल पर एक जनता तक अपनी बात पहुंचाने के माध्यम है ना। इससे संदेश क्या तेजी से और प्रभावी ढंग से जन समूह तक पहुंच जाता है, ठीक है। और लेकिन जनसंचार में ये जरूरी होता है कि जो संदेश जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है ना, वो सरल और स्पष्ट हो, ताकि क्या, क्योंकि आम जनता है, ऐसा नहीं कि हर कोई, अगर आप जैसे कोई मैसेज टेक्निकली भाषा में उपयोग करोगे तो सामने वाले को क्या, जो उससे संबंधित होंगे, जिनको पता होगा वो पर
आम लोगों को ये बारे में नहीं पता पड़ेगा, उनको वो चीज नहीं समझ में आएगी। तो संदेश कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि क्या जन समूह तक आसानी से पहुंच सके और उनको साझा कर सके। और अगर जैसे टफ हुआ, जटिल हुआ है ना, जो इजीली अंडरस्टूड नहीं हो सकता है, अस्पष्ट संदेश हुआ, तो वो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो जनसंचार में एक समय में बड़ी संख्या में लोगों तक हम बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये क्या एकल एकल वे, मतलब यहाँ पे फीडबैक नहीं मिल सकता सामने वाले का। हम मतलब यहाँ लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक रहता है, आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, है ना, उनसे कैसे आप फीडबैक ले सकते हो। तो यहाँ धीमी या सीमित ही होता है यहाँ पे, मतलब रेयरली किसी केस में जैसा दे दिया है कि आप आपके मैसेज कमेंट छोड़ दीजिए ये वो, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, लेकिन ये धीमी होता है, तुरंत यहाँ पे फीडबैक नहीं मिल सकता है। ठीक है। और जो जन ये जो जनसंचार है, ये आम जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, है ना। यहाँ पे क्या राजनीतिक विचारों को, सामाजिक परिवर्तन या मनोरंजन या ऐसे कुछ जन समूह की सोच और दृष्टिकोण को बदलने के लिए इनका मतलब यहाँ पे ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो जनसंचार दो शब्दों जन और संचार से मिलकर बना है, जहाँ जन शब्द का अर्थ भीड़ या जनता से है, तथा संचार का अर्थ है किसी भाव, विचार, जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाएगी। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को मास लाइन कम्युनिकेशन कहा गया है। तो जो चीनी सांस्कृतिक क्रांति के जो दौरान क्या हुआ, जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी चीनी की, तो वहां जो माओ जेडांग ने ना जन समूह से बातचीत करने की और विचारों को अपना क्या आदान प्रदान किया, तो इस रूप में जनसंचार के रूप में उसको प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, ये सब चीजें जो क्रांति है इसके बारे में लोगों से बातचीत करने के लिए और उन विचार विमर्श करने के लिए इस रूप का प्रयोग किया था। इसके द्वारा ही इसको क्या बोल दिया गया, मास लाइन कम्युनिकेशन कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि नेताओं को जनता की आवश्यकता और इच्छाओं को समझना चाहिए और फिर उन पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो यहाँ मास लाइन कम्युनिकेशन का मतलब यही बताया गया है कि जो लीडर है उनको जनता की जो भी आवश्यकता है, इच्छाएं हैं, उनको समझे और फिर उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे। ठीक है। माओ के अनुसार क्या हुआ कि जनसंचार केवल संदेश भेजने तक का एक तरीका नहीं है, मतलब सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सिर्फ जो आप मैसेज दे रहे हो जनसंचार तक, ये तरीका नहीं कि बस एक मैसेज भेज रहे, बल्कि क्या करना है कि जनसमूह के साथ संवाद करने, उनके मुद्दों को जानने का एक माध्यम भी इसको कहा गया है। मतलब उन्होंने इस प्रकार जनसंचार को केवल एक तरफा प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसको मतलब द्विदिशीय प्रक्रिया माना, जहाँ नेता क्या जनता से भी सीखते हैं। ठीक है। हम अब जो जनसंचार के उदाहरण टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब है ना। मास कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसमें सूचना का प्रसार होता है ना, तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई से भी मुद्दे, उनकी जानकारी बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिससे क्या है समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जागरूक करने के लिए इस माध्यम का उपयोग किया जाता है। फिर शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए जागरूकता लाना, उसकी उपयोगिता बताने के लिए, ये सब फैलाने के लिए भी हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन है हमारा, है ना, मास कम्युनिकेशन, उसका उपयोग करते हैं। एंटरटेनमेंट के इसमें भी, जैसे टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं, जो जनसंचार का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए भी संचार का उपयोग करते हैं, ये लोगों को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का एक साधन के रूप में बताया गया है। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करता है ये। तो इस प्रकार क्या है, जनसंचार बड़े पैमाने पर समाज को जोड़ने, शिक्षित करने और प्रभावित करने का एक प्रमुख साधन है ना। ये न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन लाने और लोगों को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो ये दोनों जो मास कम्युनिकेशन और ग्रुप जो डिस्कशन हमने जो देखा, ग्रुप कम्युनिकेशन जो देखा, ये दोनों ही जो व्यक्तियों के आधार पर होने वाले संचार, व्यक्तियों के संख्या के आधार पर होने वाले उसी का ही प्रकार हैं। ये बड़े लेवल के हैं, है ना। तो हमने सबसे कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं।
MC मेहता जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और चलचित्र आदि द्वारा सूचना, विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना है। फिर जॉर्ज ए मिलर ने जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना बताया है। संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक और प्रभावी मानी जाती है। यही सबसे इफेक्टिव बताई गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषक एक ही जगह से कई बहुत सारे श्रोताओं तक संचार कर सकता है और विभिन्न माध्यम से फीडबैक भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, संचार की प्रक्रिया में जनसंचार के अनेक माध्यम अत्यंत प्रभावी रूप से अपना कार्य करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल। ये माध्यम संचार पत्र जो है अतुल्यकालिक जो है जनसंचार के माध्यम बताए गए हैं, इनके उदाहरण है ना। तो इस प्रकार हमने जो व्यक्तियों की संख्याओं के आधार पर जो टाइप्स देखे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमने देखा था इंट्रापर्सनल, अंतर व्यक्ति, जो जिसमें एक ही व्यक्ति संवाद खुद से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। फिर इंटरपर्सनल, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, इसमें सेंडर और रिसीवर अलग अलग दो पर्सन होते हैं। ठीक है, फिर इसी में हमने वर्बल कम्युनिकेशन देख लिया था और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें व्यक्ति आपस में शब्दों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रुप कम्युनिकेशन जो था, जिसमें दो से अधिक, ये जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक्सपांड रूप है, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति मतलब ग्रुप में होना चाहिए, समूह में होना चाहिए यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो इसमें ग्रुप जो 3 भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10, 7, 8 कितने का भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। और इसमें सभी व्यक्तियों को पार्टिसिपेट करना, मतलब यहाँ पे संवाद करना सभी का जरूरी है, एक तरफा नहीं होना चाहिए ग्रुप कम्युनिकेशन। और जनसंचार जो होता है, इसी एक वाइडर है, सबसे वाइडर सेंस है। इसमें एक व्यक्ति जो सेंडर है, जो है ना, एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों को, मतलब बहुत से श्रोताओं तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।